जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? प्लीज कंफर्म कर दें ऑडियो। चलें, गुड जी। फाइनली जी सिस्टम इज बैक। एक्चुअली जब अपडेट्स हो रही होती हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। यू हैव टू सिंपली वेट। और सिस्टम जो है वो टेरिबली स्लो हुआ होता है। चलें जी, प्लीज वीडियो एंड बोर्ड फाइल कंफर्म कर दें। चलें जी, ऑल क्लियर जी। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं जी। हमारी क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, तो ये माइंड में रखिएगा। जो ये थोड़ा सा टाइम हमारा विंडोज़ अपडेट में वेस्ट हुआ है, इतने टाइम से फिर हम क्लास जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है जी। चलें जी, लास्ट टाइम वी कवर्ड ISA 570। ISA 570 में किसी का क्वेश्चन, या अभी तक जितना हमने कवर किया है किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट? काफ़ी लोगों के मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे क्वेरीज आती रहती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि टाइमली उनको रिस्पॉन्ड करूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है तो थोड़ा सा मुझे मार्जिन दिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आती हैं क्वेरीज और फिर मैं साथ साथ जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करता रहता हूँ। जी, एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन? चलें जी, आगे बढ़ते हैं फिर। चलें आगे बढ़ते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है, आज हमने इंशाल्लाह ISA 510 और 710, वी विल ट्राई के 710 भी कवर कर लें जी। ISA 510 से आज हम स्टार्ट करेंगे जी। ISA 510 डील्स इन इनिशियल इंगेजमेंट। It deals in initial engagement। तो इनिशियल इंगेजमेंट के हवाले से ISA 10 कहता है कि ऑडिटर ने ऑब्टेन करना है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट टू एरियाज। उन टू एरियाज को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनिशियल इंगेजमेंट। सो इनिशियल इंगेजमेंट क्या होती है जी? बताएं जी, व्हाट इज इनिशियल इंगेजमेंट? फर्स्ट टाइम ऑडिट, ओके। एंड कोई और इंगेजमेंट होती है जिसको आप इनिशियल इंगेजमेंट कह सकते हैं? एनी अदर इंगेजमेंट? अच्छा, रिव्यू भी इनिशियल इंगेजमेंट होती है? नहीं जी। और नो प्रायर ऑडिट? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है जी। या तो ये फर्स्ट ऑडिट है, ठीक है। फाइनेंशियल पहला इसमें है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड वाज नॉट ऑडिटेड, या तो ये केस है। और सेकंड ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड was audited by predecessor auditor। कोई और ऑडिटर था जी, आप ऑडिटर नहीं थे, कोई और ऑडिटर था। या तो ऑडिट हुआ नहीं लास्ट ईयर का, या फिर कोई और ऑडिटर था। अगर ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, यानी कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है और फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है, फिर तो ISA 510 अप्लाई नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि देयर आर नो ओपनिंग बैलेंसेस टू बी वेरीफाइड, ठीक है। कोई ओपनिंग बैलेंसेस है ही नहीं। तो इसमें क्या है जी, आपके पास दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जी।
सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है आपने, और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन करना है अबाउट टू मैटर्स। फर्स्ट इज के मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंसेस, which materially affect करंट ईयर। कहीं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ओपनिंग बैलेंसेस में तो नहीं है जो हमारे करंट ईयर को जो है वो इफेक्ट कर रही हो। और आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है अकाउंटिंग पॉलिसीज के हवाले से। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है हैव बीन अप्लाइड कंसिस्टेंटली or changes have been made as per applicable financial reporting framework। ठीक है जी। तो इसमें दो एरियाज आप देख रहे होंगे। एक तो आप देख रहे होंगे कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जो हमारे करंट ईयर को भी इफेक्ट कर सकती है या करंट ईयर को इफेक्ट कर रही है। एंड सेकेंडली वी विल सी that whether accounting policies have been consistently applied, and if there is any change in accounting policy, it has been incorporated as per applicable financial reporting framework। तो ये सब करने के लिए जी आप क्या करते हैं, एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए आप ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस। ISA 510 और ISA 710 जो है वो रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, तो इन दोनों को इसलिए साथ में समझना पड़ता है। और जब इनका क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में भी कुछ ओवरलैपिंग मटेरियल होता है, इसलिए इनको मिला के आंसर करना पड़ता है जी। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या अप्लाई कर रहे होंगे जी हम ऑडिट प्रोसीजर्स हम अप्लाई कर रहे होंगे जी। फर्स्ट ऑडिट प्रोसीजर है कि जी आप most recent financial statements and report by predecessor auditor। So PA is predecessor auditor। recent report और financial statement देखें जी predecessor auditor। इसके अलावा अच्छा आप लोग बताएं, आप तो ये ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करते रहे, ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर्स आप अप्लाई करते हैं जी? फिर जो ओवर एंड अबव होंगे वो मैं बता दूंगा। बताइए जी, वन बाय वन इनलिस्ट करें ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर्स आप अप्लाई करते हैं। जी एक मिनट, प्रायर वर्किंग, अच्छा ठीक है जी, प्रेडिसेसर ऑडिटर के वर्किंग पेपर ले लेते हैं। टेक ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम WPF प्रायर, ठीक है जी। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू प्रेडिसेसर ऑडिटर। कंफर्मेशन क्या, आप सारे बैलेंसेस की कंफर्मेशन भेजते हैं प्रेडिसेसर ऑडिटर को, सारे बैलेंस लिख के भेजते हैं और उसे कहते हैं ये कंफर्म कर दें। तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस को करंट ईयर के ओपनिंग से टैली कर लें। अच्छा जी, और क्या करेंगे, लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर ले लेंगे, राइट बिल्कुल ठीक है। सब्सीक्वेंट कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो करंट ईयर में आप परफॉर्म करते हैं लेकिन ओपनिंग बैलेंसेस का एविडेंस दे रहे होते हैं। वो कौन से प्रोसीजर्स होते हैं जी? जैसे रिसीट्स हो गई फ्रॉम डेटर्स, आपकी जो करंट ईयर की इन्वेंट्री की सेल्स है वो NRV कंफर्म कर रही होती हैं लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंसेस का। जो आप पेमेंट्स कर रहे हैं, पेमेंट्स जो कर रहे हैं वो आपके पेबल्स को कंफर्म कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये सारे जनरल प्रोसीजर्स हैं जी, ठीक है जी, जनरल प्रोसीजर्स हैं, ये बिल्कुल सही आपने मेंशन किया जी सब लोगों ने। ये आपके
स्टैंडर्ड में भी गिवन है, प्रोवाइडेड है। तो ये मैं आपको स्टैंडर्ड से दिखा देता हूँ। हम स्टैंडर्ड को रेफर कर रहे हैं जी, रेफर ISS इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम डाउन। ये सारे जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं ये मैं आपको अभी स्टैंडर्ड से नोट करवा देता हूँ। जी ये हैं जी, ये देखें जी, ऑडिटर शेल रीड द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रेडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट। उसके अलावा क्या करेंगे जी, प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंसेस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड, वेदर ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, performing of one or more of the following: prior year financial statement were audited, reviewed predecessor auditor working papers। ठीक है जी, वर्किंग पेपर्स ले लेंगे। करंट ईयर के जो प्रोसीजर्स हैं वो आपको ओपनिंग बैलेंसेस का एविडेंस दे रहे होंगे। स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स, इनको हम जाके आगे कवर करेंगे एप्लीकेशन पैराग्राफ्स में। करंट नॉन करंट एसेट्स, करंट नॉन करंट लायबिलिटीज के स्पेसिफिक प्रोसीजर्स गिवन हैं, वो हम थोड़ा आगे चल के उनको डिस्कस करते हैं। या आपको मैं यहीं पे बता देता हूं जी। आए जी, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स भी देख लेते हैं अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस। जी ये हैं जी आपके करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज के, ये नॉन करंट एसेट एंड लायबिलिटीज के स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। ये एग्जामिनर ने एक दफा पूछे हुए हैं जी, वंस आस्क्ड। इनको एक दफा रीड कर लेते हैं, ठीक है जी। जी स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स देखें जी। बल्कि आप लोग रीड करें, बहुत इजी से हैं। A6 और A7 आप लोग रीड करें और मुझे बताएं इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर ना हो रहा। स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जी, A6 एंड A7। रीड करें जी, A6 एंड A7। सब लोगों ने रीड करना है प्लीज। हमारी लाइव क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, रेगुलर रहें प्लीज रिकॉर्डिंग वाले हजरात। जी जनाब, कुछ पूछना चाह रहे हैं? किसी ने अपना माइक ऑन किया? जी व्हाट इज प्रोसीजर ऑन, अच्छा क्वेश्चन आया जी एक, व्हाट इज प्रोसीजर ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। जी कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है जी? ग्रॉस प्रॉफिट और कट ऑफ जो है वो करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैसे वेरीफाई करते हैं? जी जी स्लाइड डाउन करते हैं जी, ये लें जी। ग्रॉस प्रॉफिट का बताएं जी, इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहता है जी इस प्रोसीजर को? परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ। सेल्स और परचेज का आप कट ऑफ लगाते थे, याद है?
और ये आप लगाते थे पीरियड के लिए कि आपकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन देयर करंट पीरियड, इन देयर एक्यूरेट पीरियड। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा है जी। नहीं, कंप्लीटनेस से ज़्यादा पीरियड इसमें इंपॉर्टेंट होता है जी, राइट। इससे क्या होता है, इसका सेकंड इफेक्ट जो होता है वो आपका रिसीवेबल या पेएबल बन रहा होता है। अगर आप सेल्स पे कट ऑफ लगा रहे हैं तो रिसीवेबल यानी करंट एसेट्स, और परचेज पे कट ऑफ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर करंट लायबिलिटीज। तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ्स को आप देखते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज को देखेंगे। चलें जी, आफ्टर ऑडिट प्रोसीजर्स यू विल बी एबल टू मेक ऑडिटर्स कंक्लूजन। तो आप ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग पे आ जाएंगे। आप, ये छोटा सा स्टैंडर्ड है जी, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस, एंड दूसरा था ऑडिट, आपने देखना था कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग भी आपका इन्हीं दो एरियाज के हवाले से होगा। फर्स्ट कंक्लूजन आप ड्रॉ करेंगे अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस। तो ओपनिंग बैलेंसेस से के हवाले से आप देखेंगे दो सिनेरियोज होंगे, either you are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, right ji, you were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about opening balance। अगर ये सिनेरियो होगा तो फिर आप क्या करेंगे जी, you will issue qualified और disclaimer। तो ये आपका स्कोप लिमिटेशन का एरिया है, आपके ऊपर स्कोप लिमिटेशन है, यू आर अनएबल टू वेरीफाई ओपनिंग बैलेंसेस। सो इफ this inability and due to this inability there is undetected misstatement which is material, तो आप qualified opinion देंगे, and if undetected misstatement is material and pervasive you will issue adverse disclaimer of opinion। so illustration 1 देखेंगे जी इसके लिए, illustration 1 of ISA 510। जी इलस्ट्रेशन 1 देखें जी, विजिबल है अभी आपके पास जी। ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर देन लिस्टेड एंटिटी, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। प्रीवियस ऑडिटर रिपोर्ट लेते हैं हम ओपनिंग के हवाले से। प्रीवियस ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप। देखिए ऑडिटर्स रिपोर्ट हम देख रहे हैं, राइट, और साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उसको ओपनिंग बैलेंस से टैली करना है। ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं जो भी हम डिस्कस करके आए हैं। अभी ओपनिंग बैलेंसेस में अगर मिसस्टेटमेंट है, प्रीवियस ईयर में मिसस्टेटमेंट थी, ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या किस टाइप की थी, ये सारे डिस्कशन हम 7-10 में करेंगे। करंटली वी आर फोकस्ड ऑन ओपनिंग बैलेंसेस ओनली, और ओपनिंग बैलेंसेस के हवाले से जो पहला सर्कमस्टांसेस है, पहला सिनेरियो ये है कि हमें ओपनिंग बैलेंसेस देखने ही नहीं दिए गए, वेरीफाई नहीं कर सके हम, ना हमें वर्किंग पेपर्स मिले, ना हमें प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिली, ना हमें ऑडिट रिपोर्ट मिली, राइट। हम मे बी हमने सब्सिक्वेंट या करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर से कुछ वेरिफिकेशन की हो, बट हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ। तो ये सिनेरियो है जी। ऑडिटर डिड नॉट ऑब्जर्व काउंटिंग ऑफ द फिजिकल इन्वेंट्री। अगेन ये कह रहा है कि जी बिगिनिंग इन्वेंट्री आपने काउंट करनी थी, एंड यू वर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। इसका जो इफेक्ट है इनएबिलिटी का, वो आपका मटेरियल है, परवेसिव नहीं है।
फाइनेंशियल पोजीशन फेयरली प्रेजेंटेड है जी, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है। ये वही एग्जांपल है जो हमने की भी थी। इन दिस पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट फ्रॉम गिविंग एन ओपिनियन विच इज क्वालिफाइड रिगार्डिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हम इसमें ड्यूअल ओपिनियन दे सकते हैं जी, और ये वही एग्जाम्पल है, ठीक है। हम इसमें जो है प्रोहिबिटेड है जी, प्रोहिबिटेड द ऑडिटर टू गिव ओपिनियन विच इज क्वालिफाइड, लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट, ठीक है। ड्यूअल ओपिनियन यहाँ पे हम नहीं दे सकते। आए जी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन देखते हैं। तो हमने ओपिनियन क्या दी जी, देखें पहला स्टैंडर्ड पैरा, उसके बाद हम आ गए इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द क्वालिफाइड ओपिनियन, एंड देन बेसिस फॉर क्वालिफाइड। ये है जी बेसिस फॉर क्वालिफाइड। इस बेसिस फॉर क्वालिफाइड और जो हम बेसिस फॉर क्वालिफाइड डिस्कस करते हैं 705 में, इसमें थोड़ा सा एक बारीक सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस जो है वो मैं आपको 701 में जाके क्लियर करूंगा। अभी आप इसको सिर्फ रीड कर लें, इस पैराग्राफ को रीड कर लें, इस पैराग्राफ को सब लोग रीड कर लें। जूम इन कर दूं थोड़ा और, चले आप जरा और बेहतर विजिबिलिटी हो जाएगी इसकी। ठीक है जी, डिफरेंस है, मैं अभी डिफरेंस क्लैरिफाई नहीं कर रहा। डिफरेंस होता है जब आप रिपोर्ट क्वालिफाई कर रहे होते हैं ड्यू टू ओपनिंग बैलेंसेस या ड्यू टू मिसस्टेटमेंट इन प्रायर पीरियड, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चले वापस आते हैं जी बोर्ड फाइल पे। जी बोर्ड फाइल पे सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है, सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस मटेरियल मिसस्टेटमेंट या मिसस्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंस which materially affect current year। ठीक है जी, तो इसमें क्या करेंगे जी, आप इशू करेंगे, क्योंकि मटेरियल में स्टेटमेंट है, मटीरियली इफेक्ट कर रही है। यहाँ मटीरियलिटी का मतलब जनरली यूज हुआ है, मटीरियली के साथ परवेसिव भी हो सकता है। सो इफ इट इज मटीरियल तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेंगे, इफ इट इज परवेसिव तो आप एडवर्स ओपिनियन इशू करेंगे। और इसके लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे जी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है जी? नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 नहीं है जी। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, लेकिन उसका जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है जो हमने कर ली हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी सेकंड सिनेरियो, क्या है जी आपका कंसिस्टेंसी, जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना है अबाउट कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा, अभी यहां से रिमूव कर देंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है जी, एपीज आर नॉट कंसिस्टेंट एंड या चेंजेस इन एपी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज is not according to applicable financial reporting framework। तो ये डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा जी। इसमें हम इशू करेंगे जी क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन डिपेंडिंग अपॉन मटीरियलिटी एंड परवेसिवनेस। राइट जी,
प्लीज माइक ऑफ कर दें। राना, बिलाल, प्लीज माइक ऑफ कर लें। अच्छा, मैं अभी अनम्यूट के रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, किसी ने बोलना हो तो मुझे मैसेज कर देना। राइट जी। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा और मैटर होता है, 7-10 में जाके दोबारा रिवाइज करेंगे। एक मिनट जी। चले, इसमें जी एक छोटा सा और मैटर होता है जो 7-10 में जाके हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। ओनली क्वालिफाइंग, क्वालिफाइड या एडवर्स, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। अच्छा, इसमें एक छोटा सा मैटर और होता है जी, और वो ये होता है, ISA 7-10 भी हम 7-10 में भी डिस्कस करेंगे। वो होता है जी आपका अदर मैटर पैरा। राइट, तो अदर मैटर पैरा कब, अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर, अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर ने इसको ऑडिट किया है तो हम क्या लिखते हैं जी, हम लिखते हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय PA, प्रेडिसेसर ऑडिटर। उसने क्या ओपिनियन दी, टाइप ऑफ ओपिनियन, ये 706 में भी बात हमने कवर की थी, एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। और दूसरे सिनेरियो में अदर मैटर पैरा आता है जब प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनऑडिटेड। तो फिर अदर मैटर पैराग्राफ हम ऐड करते हैं और उसमें हम कहते हैं डिस्क्राइब दैट, अब ये 2 वर्ड लिख रहा हूं, ये 7-10 में एक्सप्लेन करूंगा। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स, डिस्क्राइब दैट कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनऑडिटेड। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स वो होती हैं जो पाकिस्तान में आपको नजर आती हैं, कंपैरेटिव एक 2020 के कंपैरिजन में 2019 की फिगर्स होती हैं। वर्ल्ड वाइड एक सेकंड रिजीम भी चलती है, एप्लीकेबल होती है, और वो ये होती है कि आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ प्रेजेंट कर देते हैं। तो जो भी रिजीम है उसके मुताबिक आपने बताना है कि ये जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है ये अनऑडिटेड है। यहां तक किसी का क्वेश्चन जी? चले जी, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट है जी, आपकी ओपिनियन अगर मॉडिफाइड है, ओपिनियन ऑन प्रायर पीरियड financial statement is modified by predecessor auditor। तो आपने इसके हवाले से दो काम करने हैं, क्योंकि प्रायर पीरियड की ओपिनियन मॉडिफाइड है, किसी मैटर की वजह से मॉडिफाइड होगी, कोई मिसस्टेटमेंट होगी, उस मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट करंट ईयर पे देखना है एट द टाइम ऑफ रिस्क असेसमेंट। सो इवैल्यूएट इट्स इफेक्ट on current year risk assessment, right? और दूसरा आपने इस पे देखना होता है evaluate its effect on opinion, right? और opinion के लिए you will apply ISA 705, ISA 710, मेनली ISA 710 अप्लाई करते हैं। 705 में तो सिर्फ इतना देखते हैं कि मटीरियल है या परवेसिव है, इफेक्ट कितना है, तो उसके हवाले से टाइप ऑफ ओपिनियन आ जाती है।
7-10 हमें इसमें प्रॉपर्ली गाइड करता है कि हमने कैसे इफेक्ट को देखना है। आखिरी बात इस स्टैंडर्ड की, लास्ट बात, लास्ट पॉइंट, लेट्स से एक पब्लिक कंपनी है, उस पब्लिक कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो है जी फर्म ए, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। लेट्स से इसने ये ऑडिट आउटसोर्स कर दिया है, आउटसोर्स कर दिया है एक प्राइवेट ऑडिटर को, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है, प्राइवेट ऑडिटर को। तो स्टैंडर्ड कहता है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर या फर्म ए है और प्राइवेट ऑडिटर फर्म बी है, इनके हवाले से स्टैंडर्ड ये कहता है कि फॉर फर्म ए इट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज चेंज इन ऑडिटर। आप ये नहीं कह सकते, फर्म में ये नहीं कह सकती ऑडिटर चेंज हो गए हैं, ऑडिटर चेंज हो गए, राइट। ऑडिटर आप ही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है, और आप ही ऑडिटर कहलाएंगे नेक्स्ट टाइम जब आप ऑडिट करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो प्रेडिस आप ये नहीं कहेंगे प्रेडिसेसर ऑडिटर फर्म बी है, प्रेडिसेसर ऑडिटर फर्म ए ही होगी, क्योंकि फर्म ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर थी। और ये फर्म बी के लिए it would be initial audit engagement, initial audit engagement, considering the fact या subject to कि firm B पिछले साल statutory auditor भी नहीं थी और firm B को लास्ट ईयर या प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करते हुए फर्म में ने आउटसोर्स नहीं किया था। यानी फर्म बी को फर्स्ट टाइम आउटसोर्स हो रहा है ये ऑडिट, तो फर्म ए के लिए ये चेंज इन ऑडिटर कंसीडर नहीं होगा और फर्म बी के लिए ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कंसीडर होगी। अब आपने ये क्वेश्चन माइंड में आपके आ रहा होगा कि ये क्या बात हुई, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हम हैं और हम ऑडिट को ही आउटसोर्स कर रहे हैं किसी और ऑडिटर को। तो अगेन जो ISAs है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं लिखे हुए, ठीक है, ये ग्लोबल ऑडियंस के लिए लिखे हुए हैं। तो किसी कंट्री में किसी स्टैट्यूटरी इन्वायरमेंट में हो सकता है कि ये चीज़ अलाउ हो कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो आउटसोर्स कर सकता है अपना ऑडिट किसी और फर्म को। यहाँ तक क्लियर है जी? चले क्विकली इस स्टैंडर्ड को देखें। इसके क्वेश्चन हम जो है वो 7-10 के साथ करेंगे। एक रिपोर्ट बस मैंने आपको इसकी दिखानी है, वो वैसे मैंने आपसे डिस्कस कर ली हुई है, वो रिपोर्ट सिर्फ इतना दिखाना है कि मैंने डिस्कस कर ली हुई है। ये देखें जी, ये इसकी इलस्ट्रेशन 2 थी जिसमें हम दो ओपिनियन दे रहे थे, क्वालिफाइड ओपिनियन एंड अनक्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है जी। देखें जी, इसमें अदर मैटर पैराग्राफ, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x0 वर ऑडिटेड बाय एन अदर ऑडिटर, ठीक है जी। उसने क्या ओपिनियन दी और किस डेट को दी, राइट। तो ये 706 में भी हमने डिस्कस किया था और यहाँ पे भी कर लिया। चलें जी, अब ISA 510 जो है इसको क्विकली स्किम करें, इसके मेन पैराग्राफ्स स्टार्ट करें 3 से और एंड करें 13 पे। 3 to 13 पैराज आपने रीड करने हैं सब लोगों ने। यू हैव 5 मिनट्स, 3 to एंड तक, यानी 3 ऑनवर्ड्स यू हैव 5 मिनट्स। रीडिंग करें जी प्लीज सब लोग।
नहीं जी, यही कह रहे थे आप। नहीं जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे एक इशू ये आ रहा है कि जैसे 705 है, वहाँ पे हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ी हैं और ओपिनियन में, मॉडिफाइड ओपिनियन में, और फिर यहाँ पे 705 में पढ़ी और फिर हम यहाँ पे पढ़, तो पेपर में इनको लिंक कैसे करना है, ये मतलब कि मुझे कंफ्यूजन आ रही है ओवरऑल। जैसे भी हम क्लासेस ले भी रहे हैं, मैं क्लासेस ले रहा हूँ सारी, जी तो लिंकेज के हवाले से ना मुझे इश्यू आ रहा है कि कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि क्वेश्चन जो है वो 705 से है कि यहाँ से है। देखिए, 705 का क्वेश्चन बड़ा सिंपल होगा, करंट ईयर का क्वेश्चन होगा। अनम्यूट कर ले खुद को प्लीज। 705 का क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपने 510 को लेके ही नहीं आना। वो तो क्वेश्चन होगा ड्यूरिंग द ईयर, कोई मिसस्टेटमेंट होगी, कोई स्कोप लिमिटेशन होगी। 705 में हमने ड्यूरिंग द ईयर बात की है, हमने प्रायर पीरियड की बात ही नहीं की। अब अगर ओपनिंग बैलेंसेस में एरर है, ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट है, आप ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई नहीं कर पा रहे, तो आप 510 यानी 510 को पहले अप्लाई करेंगे, प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। फिर आपको 510 बताएगा कि जी अगर ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है तो कॉन्सेप्ट मटेरियल एंड परवेसिव वाला 705 वाला अप्लाई करेंगे। 705 आपको बताता है कि आपने ओपिनियन मॉडिफाई जब करनी है तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट को देखना है कि वो मटीरियल है कि परवेसिव है। मेनली तो 705 इसी चीज के अगेंस्ट, इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो 510 इट्स ऑल अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस, राइट। बाकी 706 हमने पढ़ा है, तो वो आप बाकियों के स्टैंडर्ड्स के साथ तो वो वैसे ही कंफ्यूज ना करें, वो तो वैसे ही डिफरेंट स्टैंडर्ड है कि एम्फसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ आपने कैसे ऐड करना है। तो कहीं पे भी ये मिक्स नहीं हो रहे। 510 और 710 थोड़ा सा मिक्स होंगे, लेकिन उनमें भी बड़ी क्लियर गाइडलाइंस है कि 710 कब अप्लाई होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम 710 ही अप्लाई होता है। अभी आप 710 पढ़ लें तो आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी। चले जी, अब जी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे 710 के साथ। अब हम करेंगे जी 710। जी आइए से 710 जी। 710 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो सुन ले। 710 डील करता है जी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में। वर्ल्ड वाइड देयर आर टू रिजीम्स। एक रिजीम है जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में डील करती है, उस रिजीम को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। और दूसरी रिजीम जो है वो डील करती है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब इसका मतलब क्या है? जो पाकिस्तान की रिजीम है जिसमें आप देखते हैं कि 2021 की फिगर्स के साथ 2020 की फिगर्स आ रही होती हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रिजीम है। ठीक है जी, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स इनको कहते हैं। और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजीम जो है ये मेनली यूएस बेस्ड रिजीम है, और यूएस में करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ लास्ट ईयर की कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करनी पड़ती हैं। आप सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स नहीं देते, या कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स आप देते ही नहीं है। आप कहते हैं जी ये 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और इसके साथ ये 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो वो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। पाकिस्तान में या यूके में या ऑस्ट्रेलिया में जो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर की रिजीम होती है, इसमें हम सिर्फ फिगर्स देते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर के शायद हम डिस्क्लोजर्स भी नहीं दे रहे होते।
डिस्क्लोजर सिर्फ करंट ईयर के दे रहे होते हैं। लेकिन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक साल की कंपैरेटिव ईयर की बात कर रहा हूं या मोर देन वन कंपैरेटिव ईयर्स की दी जा रही होती है। इन दोनों के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वर्ड यूज होता है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अगर कहीं पे लिखा है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आपके ऑडिट के कोर्स में, तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों की बात हो रही है, राइट? तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मींस कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वर्ल्ड वाइड 2 रिजीम्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स रिजीम, जो पाकिस्तान में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स रिजीम की जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। जो आप अगर दुनिया में कहीं कहीं देखेंगे, जापान में या यूएस में, तो वहां पे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, करंट ईयर की कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फिर कंपैरेटिव ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मल्टीपल ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा सालों की, 3 साल की भी हो सकती है, 4 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है। ऑडिट ओपिनियन में मुदस्सिर साहब ना जाए ना, अभी ये तो फिर जाती है ना, होल्ड योर हॉर्सेस, ऑडिट ओपिनियन पे भी जाएंगे हम। अभी सिर्फ ये समझ लें कि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस को थोड़ा और हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में हम अमाउंट्स दे सकते हैं, ठीक है जी, डिस्क्लोजर्स दे सकते हैं ऑफ प्रायर पीरियड, राइट? अमाउंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड। अच्छा, इसके साथ क्या होगा जी, इनको ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स होती हैं, इनको हम इंक्लूड करते हैं करंट ईयर में, इंक्लूड एज इंटेग्रल पार्ट ऑफ करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? इसके अलावा इनको इंक्लूड करने का ऑब्जेक्टिव होता है इंटेंडेड टू, या इंटेंशन की क्या होती है, इंटेंडेड टू रीड ओनली फॉर करंट पीरियड। अगर आपको इन फिगर्स को इन आइसोलेशन रीड करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, आपको कंप्लीटली ये फिगर्स अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगी। तो इनकी एक कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को प्रेजेंट करने की इंटेंशन ये होती है कि आपने इनको करंट ईयर की फिगर्स के साथ रीड करना है, तभी आपको ये क्लियर होंगी। और इनकी जो डिटेल्स होती है, द लेवल ऑफ डिटेल, कितनी डिटेल में हमने करंट कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को देना है, द लेवल ऑफ डिटेल्स is dictated by relevant current period figures। कितनी डिटेल्स में हमने कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को प्रेजेंट करना है, वो आपकी करंट ईयर की, करंट पीरियड की फिगर्स उसको डिक्टेट कर रही होती है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स होती हैं। दीज कैन बी अमाउंट और डिस्क्लोजर्स। करंट ईयर के साथ ये इंटेग्रल पार्ट के तौर पे होती हैं। करंट ईयर के साथ इनको रीड करना है, ये इंटेंशन होती है। और इनकी डिटेल कितनी प्रोवाइड करनी है, ये करंट ईयर की फिगर्स आपको बताएंगी, राइट? करंट ईयर में जो आप मटेरियल दे रहे होंगे उसके कंपैरिजन में आप कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स उतनी ही देंगे, यानी डिटेल डिक्टेट करेगी कि आपने कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स कितनी प्रेजेंट करनी है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अमाउंट्स होती हैं, डिस्क्लोजर्स होते हैं प्रायर पीरियड के, इसको हम इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड फॉर कंपैरिजन विथ करंट पीरियड
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसमें जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन is comparable with current period financial statements, right? इसको कोई डिक्टेट नहीं करेगा, कंपेरेबल होगा। जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करंट पीरियड की हैं, वैसे प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रेजेंट करेंगे। क्लियर जी? यहां तक, अभी तक आपको कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो कि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रिजीम क्या होती है और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजीम क्या होती है, अभी ओपिनियन पे नहीं जाना, ऑडिट प्रोसीजर्स पे नहीं जाना, अभी सिर्फ बेसिक बात की। लास्ट पॉइंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का मतलब ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स क्यों दी जा रही हैं? करंट ईयर की वजह से दी जा रही हैं, ताकि करंट ईयर के साथ आप इनको रीड करें तो करंट ईयर की आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो आप इनकी कितनी डिटेल आपने ऐड करनी है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में, ये करंट ईयर आपको बताएगा, करंट ईयर डिक्टेट करेगा कि कितनी डिटेल्स बतानी है, राइट? लेट्स से आप नोट दे रहे हैं, लेट्स से आप नोट दे रहे हैं, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। आप बोरिंग्स का नोट दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का नोट दे रहे हैं। कंपैरेटिव में 5 टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स थी, करंट ईयर में आके वो कंपैरेटिव में 5 थी, करंट ईयर में आके 6 हो गई, राइट? तो अब करंट ईयर की जो 6 टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, उनके आप नीचे नोट लिख रहे होंगे कि जी ये नंबर 1 पे बोरिंग 5% है, नंबर 2 वाली 3% है, नंबर 4 वाली 6% है, ठीक है। अब क्योंकि कंपैरेटिव में हो सकता है जो बोरिंग्स हों शॉर्ट टर्म वो करंट में ना हो, तो आप कंपैरेटिव वालियों के बैठ के इंटरेस्ट रेट्स तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ करंट बोरिंग्स के इंटरेस्ट रेट आप मेंशन कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है कंपैरेटिव की जो डिटेल है वो डिक्टेट कर रहा है करंट ईयर। कंपैरिजन दोनों केसेस में नहीं हो सकता। देखें, एक तरफ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी उसमें क्या होगा, अच्छा आप ड्यूरिंग द ईयर जो डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं करंट फिगर्स के हवाले से, सारे डिस्क्लोजर आप कंपैरेटिव फिगर्स के हवाले से तो नहीं देते। अगर करंट ईयर में आपकी कोई लिटिगेशन है, न्यू लिटिगेशन, और लास्ट ईयर में कंपैरेटिव ईयर में आपकी कोई और लिटिगेशन थी, तो शायद आप या डेफिनेटली आप लास्ट ईयर की जो लिटिगेशन थी करंट ईयर में, उसके हवाले से तो कोई वो नहीं दे रहे होंगे डिस्क्लोजर, अगर वो लास्ट ईयर ही उसका डिसीजन हो गया। लास्ट पॉइंट ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट पॉइंट ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है कंपेरेबल होता है। इन अदर वर्ड्स ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको कोई डिक्टेट नहीं करता कि कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, कौन सी नहीं प्रेजेंट करनी। देखें यहाँ पे इंफॉर्मेशन कितनी प्रेजेंट करनी है, आपको एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में क्या प्रेजेंट करना है, राइट? यहाँ पे इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताएगा कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी कैसे है। वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव में होंगी जो ऑलरेडी बन चुकी होंगी। तो एक तरफ पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं हम, दूसरी तरफ सिर्फ फिगर्स दे रहे हैं और कुछ डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं, ये डिफरेंस है। कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम नहीं दे रहे होंगे। तो जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स रिजीम है। अब कुछ क्लियर हुआ जी या स्टिल कंफ्यूजन है? जो पाकिस्तान में आप देखते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जांपल बहुत आसान है, 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इकट्ठी कर ले, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसमें कुछ ऐड या डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट नहीं हो सकती ना।
कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स इंटेग्रल स्टेटमेंट्स, इंटेग्रल पार्ट है ना, ये देखें ना भाई, ये देखें, ये 2021 की फिगर्स हैं, ये 2020 की फिगर्स हैं। लेट्स से जी ये आपके करंट एसेट्स हैं, तो आप एसेट ऐसे नहीं प्रेजेंट करते ए बी सी ऐसे ऐसे, तो ये इंटेग्रल पार्ट है ना साथ, जो 2020 आप प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके बगैर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बन सकती। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे पहले करंट एसेट्स होंगे या कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी 2021 की, इसमें से 2021 की फिगर्स होंगी। ये जब कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाएंगी कंप्लीट, या कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद दोबारा से कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी 2020 की, वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी ऐसे। तो ये 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2021 का इंटेग्रल पार्ट तो नहीं है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। 2020 इंटेग्रल पार्ट है 2021 का कॉरेस्पॉन्डिंग के केस में। अब क्लियर हुआ? चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये स्टैंडर्ड अभी टेस्ट हुआ है रिसेंटली, लास्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आ रही थी कि ये स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ है। खैर बहुत सारों को आ भी गई है, क्योंकि वो 720 और 710 उसने मिला के टेस्ट किया है। क्वेश्चन थोड़ा उसका बनाने का तरीका भी थोड़ा ठीक नहीं था, मैं आपको क्वेश्चन वो करवाऊंगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और काफ़ी फ्रीक्वेंसी से टेस्ट होता है जी। अब हम स्टार्ट करेंगे जी अपनी रेजीम से, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रेजीम से जी, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स, ठीक है जी। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स आ रही हैं 2021 के साथ 2020 की फिगर्स आ रही हैं, उनको आपने कैसे वेरीफाई करना है? ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है जी। ऑडिट प्रोसीजर्स, पहले ऑडिट प्रोसीजर्स जी। तो ऑडिट प्रोसीजर जी आप क्या करेंगे जी, आप देखेंगे कि आपकी जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, मैं वर्ड इंटेंशनली यूज कर रहा हूं, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्रीज विद अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ प्रायर पीरियड। यानी आपने देखना है कि आप जो 2020 के साथ 2021 के साथ 2020 की फिगर दे रहे हैं लेट्स से करंट एसेट्स में, वो प्रायर पीरियड के साथ एग्री भी करती है या नहीं करती। एंड रीस्टेटेड, अगर रीस्टेटमेंट रिक्वायर्ड है एज पर IS 8, तो क्या रीस्टेटेड हुई हुई हैं, रीस्टेटेड इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, रीस्टेटेड इफ रिक्वायर्ड। तो अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में, तो ये आप कह रहे हैं जी ओपनिंग बैलेंस ठीक है कि नहीं है, ये आप ओपनिंग बैलेंसेस की ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसीज, accounting policies reflected in comparative information are consistent with current period। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है या नहीं। अब देखें ये दोनों बातें मैंने वही की हैं जो अभी हम ISA 510 में पढ़ के आए हैं, सिर्फ एक्सटेंड क्या हुई है, इंक्रीज बातें या नए पॉइंट्स क्या ऐड हुए हैं। वर्ड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अब आ गया, और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में दोनों आपके इंक्लूडेड है, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर भी और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। तो चाहे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, आपने देखना है कि प्रायर पीरियड के साथ
अमाउंट्स या डिस्क्लोजर मैच कर रहे हैं और अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है करंट ईयर में जो कंपैरेटिव ईयर में थी। अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज की जा सकती हैं या रीस्टेटमेंट की जा सकती है, और रीस्टेटमेंट कब की जा सकती है जी, कब कब रिक्वायर होती है जी रीस्टेटमेंट इन कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर कब कब रिक्वायर्ड होती है, बताएं जी। रीस्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, कौन कौन से सिनेरियोज हैं जब आपकी रीस्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है? एरर्स हों, ओके, और एक और होता है जी, एक और सिनेरियो होता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बिल्कुल ठीक है, एरर्स, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट। तो ये आपके ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जी, ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जी। अच्छा, अब यहां पे जब आप ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे होंगे, एक और बात आपने देखनी है, इफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन प्रायर पीरियड, अगर प्रायर पीरियड में मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, तो आपने क्या करना है, अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर्स विद करंट ईयर ऑडिट, जो आप करंट ईयर को ऑडिट कर रहे हैं उसके साथ ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करें इस मटेरियल में स्टेटमेंट के हवाले से, और आप अप्लाई करें ISA 560 इफ ऑडिटेड प्रायर ईयर। अगर आपने प्रायर पीरियड को ऑडिट किया है तो फिर ISA 560 अप्लाई करें। अब ये मैं दोनों पॉइंट आपको समझा रहा हूं, इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि प्रायर पीरियड में मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, वो ड्यूरिंग द ईयर जब आप ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे होंगे, लेट्स से मैनेजमेंट आपको कहती है कि देयर वाज एन इम्पेयरमेंट इन लास्ट ईयर, हम उस टाइम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, नहीं कर सके, तो हमने करंट ईयर में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको। तो अब क्या हुआ, प्रायर पीरियड में एरर था, मिसस्टेटमेंट थी जो कि मटेरियल थी, तो आप करंट ईयर में उस पर प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। आप करंट ईयर में देखेंगे इंपेयरमेंट बनती कितनी है प्रायर पीरियड से लेके अब तक, और आप उनको बताएंगे कि ये आपने प्रायर पीरियड में रिकॉर्ड करनी है। तो प्रोसीजर कब अप्लाई कर रहे हैं आप, करंट ईयर में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ही लास्ट ईयर आपने ही ऑडिट किया था, तो आप देखेंगे कि क्या ISA 560 अप्लाई हो सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा सब्सीक्वेंट इवेंट जिसकी वजह से आप रिपोर्ट चेंज कर सकते थे, अगर वो डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट पे उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होती, तो आप देखेंगे कि ISA 560 अप्लाई हो सकता है और हम रिपोर्ट अमेंड करवा सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करवाने के बाद। तो आप पहले देखेंगे कि 560 अप्लाई हो सकता है। अगर 560 अप्लाई नहीं होगा तो फिर करंट ईयर में बैठ के आप रीस्टेटमेंट करवा देंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जब भी प्रायर पीरियड में एरर्स आइडेंटिफाई हो, तो प्रायोरिटी नंबर 1 है कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करवा लें, आप हैं ऑडिटर लास्ट ईयर के भी, तो ISA 560 अप्लाई कर लें। अगर आप नहीं है तो मैनेजमेंट को कहें कि वो अमेंड करे और जो प्रेडिसेसर ऑडिटर है उससे नई रिपोर्ट ले, यानी प्रेडिसेसर ऑडिटर को कहे कि वो 560 अप्लाई करे। दोबारा सुने, प्रायोरिटी नंबर 1, एरर आइडेंटिफाई हुआ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई प्रायर पीरियड में, अगर आप ऑडिटर थे 560 अप्लाई करें, आप नहीं थे, जो था उसको मैनेजमेंट को कहें कि उसको कहे कि 560 अप्लाई करें। अगर नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप आए प्रायोरिटी नंबर 2 पे। ये नहीं हो सकता
तो फिर ये कर लें, और ये है रीस्टेटमेंट। फिर IS 8 के अकॉर्डिंगली रीस्टेटमेंट करवा लें। आपको पता है रीस्टेटमेंट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई है प्रायर पीरियड की, उनको कुछ नहीं होता। आप करंट ईयर में फिगर्स चेंज करवाते हैं, रीस्टेटमेंट करवाते हैं, रीस्टेटमेंट का नोट ऐड करवाते हैं, और करंट ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करवा देते हैं। देखें जी, हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन है, एंटिटी नहीं एग्री होती तो करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करवा दें। प्रायोरिटी यही है कि आप प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करवाएं। अब देखें, माइंड में रखें, थोड़ा ओपन एंडेड माइंड रखें ना, ये दोनों केसेस में बात हो रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में भी और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी। अगर आप ही ऑडिटर है लास्ट ईयर भी, और आप इस साल कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, 2020 और 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आप 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करवा लेंगे। वो ज्यादा आसान नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा आसान है ये करना। यहां तक किसी का क्वेश्चन? अभी तक मैंने ऑडिट रिपोर्ट नहीं डिस्कस की, मैंने आपको डिफरेंस बताया कंपैरेटिव फिगर्स, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। देन वी डिस्कस्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में क्या ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे, और फिर मैंने आपको बताया कि अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो प्रायर पीरियड में, तो हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करवा लें। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो फिर हम करंट ईयर में रीस्टेटमेंट करवा लेंगे। और मैं इंटेंशनली लिख रहा था कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वर्ड। इसका मतलब ये है कि चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स हों, चाहे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हों, ऑडिट प्रोसीजर्स सेम है, डिफरेंट नहीं है। और यही जो मैं अभी बोल के बता रहा था ना, इम्पेयरमेंट वाला केस, यही एग्जामिनर ने टेस्ट किया है, और इतना अच्छा और स्कोरिंग क्वेश्चन था। मेरा ख्याल है अराउंड 20 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चन था। तो स्टैंडर्ड्स को समझना है जनाब, इंटरलिंकेज को समझना है, क्लियर रखना है माइंड, प्रायोरिटीज क्या हैं, किस तरह से आपने चीजें लेके चलनी है। ये CFAP लेवल है, अब कैफ लेवल नहीं है कि वो आपको क्लियर बातें बताएगा और आपसे पूछ लेगा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन है, और ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो फिर ये एक जो मिसकंसेप्शन आई हुई है कि स्टैंडर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड्स पढ़ने की बिल्कुल जरूरत है। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनकी नहीं है, बहुत कम, 80-90% ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड्स, वो हम 80-90% स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं और बड़ा केयरफुली उनको डिस्कस करते हैं। आए जी, ऑडिट रिपोर्टिंग जी, कॉरेस्पॉन्डिंग में ही है हम। ऑडिट रिपोर्टिंग, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्टिंग, और अभी हम कॉरेस्पॉन्डिंग में ही हैं। और रेफरेंस मैं लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल 101% मुदस्सिर, ये तो मैंने पहले दिन क्लियर किया हुआ है। स्टैंडर्ड्स रीड करने हैं, फ्लो चार्ट से कॉन्सेप्चुअल डिजाइन रखना है माइंड में, क्योंकि आप सिर्फ स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे ना, तो स्टैंडर्ड्स में स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन इतनी होती है कि वो माइंड में एक फ्लो नहीं क्लियर होता। फ्लो चार्ट्स फ्लो के लिए, माइंड मैप है वो, उसको भी याद रखना है। काफी इंफॉर्मेशन फ्लो चार्ट्स में है, लेकिन स्टैंडर्ड्स की रीडिंग जरूर करनी है जी। ऑडिट रिपोर्टिंग जी, ऑडिट रिपोर्टिंग में वन बाय वन देखते हैं जी, हम वन बाय वन देखते हैं जी। पॉइंट नंबर 1 पहले देख रहे हैं जी ऑडिट रिपोर्टिंग में। लेट्स से पहला सिनेरियो ये है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन in prior period, right? प्रायर पीरियड में अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, और प्रायर पीरियड में मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करती। नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, प्रायर पीरियड की बात हो रही है, राइट? अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन प्रायर पीरियड। तो हम क्या करेंगे जी,
ऑडिटर्स ओपिनियन shall not refer to corresponding figures in current period जी। इसका क्या मतलब है? देखें, आप ओपिनियन फिगर्स पे देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देते हैं? बताएं जी जरा। ये पंच लाइन है जी स्टैंडर्ड को समझने की, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देते हैं ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स जो है वो करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड है। तो आप जब करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे रहे हैं तो फिर आप कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को रेफर नहीं करेंगे अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है ड्यूरिंग इन प्रायर पीरियड और नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट। आप सिंपल करंट ईयर के ऊपर ओपिनियन देंगे और कहीं पे भी आप कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर को आप रेफर नहीं करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे जी इलस्ट्रेशन 3। मैं आपको ओपिनियन दिखा रहा हूं कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को रेफर नहीं कर रहे होते करंट ईयर पे ओपिनियन देते हुए, और जब आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में किसी तरह का कोई एरर ना हो, मिसस्टेटमेंट ना हो। इलस्ट्रेशन 3 देखेंगे जी। ये देखें जी, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रिजीम है, अदर देन लिस्टेड एंटिटी है, उसके अलावा जी आपका फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। द ऑडिटर हैज कंक्लूडेड एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, करंट ईयर में अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं आप। Corresponding figures are presented and prior period financial statements were audited by predecessor auditor। तो predecessor auditor अगर audit कर रहा है तो फिर आपको पता है हम other matter paragraph भी देते होते हैं रिपोर्ट में, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। देखें जी, बड़ा क्लीन केस। ओपिनियन पैराग्राफ में ये वैसे ही ओपिनियन है जैसी वैसी ही रिपोर्ट है जो आप 700 में पढ़ के आए थे, बस अदर मैटर पैराग्राफ वहां पे भी अदर मैटर पैराग्राफ नहीं था। ऐसी रिपोर्ट प्रेडिसेसर ऑडिटर वाली थी नहीं, वो 706 में आके हमने डिस्कस की थी, लेकिन इसकी ओपिनियन सेम है। देखें, इन आवर ओपिनियन ए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एज एट December 20x1, ये हमारा करंट ईयर है, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैश फ्लो। तो कहीं पे हमने 20x0 की बात ही नहीं की, कहीं पे नहीं की, और साथ में हम अदर मैटर पैराग्राफ दे रहे हैं कि जी प्रेडिसेसर ने ऑडिट किया, प्रेडिसेसर ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी और इस डेट को दी। तो जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है प्रायर पीरियड में, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है प्रायर पीरियड पे, आप करंट ईयर पे ओपिनियन देंगे एंड यू विल नॉट रेफर टू कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। पंच लाइन इज दैट यू विल इशू ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप फिगर्स पे ओपिनियन नहीं देते, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देते हैं। वापस आते हैं, पॉइंट नंबर 2 क्या है जी? जी, स्टेरियो नंबर 2 ये है ऑडिट रिपोर्ट का, मॉडिफाइड ओपिनियन इन प्रायर पीरियड। अब प्रायर पीरियड में मॉडिफाइड ओपिनियन है, ये ओपिनियन क्वालिफाइड हो सकती है, एडवर्स हो सकती है या डिस्क्लेमर हो सकती है प्रायर पीरियड में। सो मॉडिफाइड में तीनों बातें हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। तो इसमें फिर हमारे 2 सिनेरियोज होंगे जी। पहला सिनेरियो ये है कि इफ मैटर इज रिजॉल्व्ड, जिस मैटर पे मॉडिफाइड ओपिनियन थी प्रायर पीरियड में वो रिजॉल्व हो गया करंट ईयर में,
तो क्या होगा, ओपिनियन ऑन करंट पीरियड will not refer to previous modification. जी, प्रीवियस मॉडिफिकेशन को रेफर नहीं करेंगे। लेट्स से जी लास्ट ईयर में एक मिसस्टेटमेंट थी, एक डिस्क्लोजर के ऊपर मिसस्टेटेड डिस्क्लोजर था, इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर था, फिक्स एसेट का डिस्क्लोजर इनकम्प्लीट था, लीज का डिस्क्लोजर इनकम्प्लीट था। इस दफा लीज का डिस्क्लोजर ठीक है, तो हमारे लिए तो मैटर रिजॉल्व है, हमें तो प्रॉब्लम नहीं है। सो मैटर इज रिजॉल्व, ओपिनियन ऑन करंट पीरियड विल नॉट रेफर टू प्रीवियस मॉडिफिकेशन। हम सिंपल करंट ईयर पे ओपिनियन देंगे जैसे अभी आपको दिखाई थी, और अदर मैटर पैराग्राफ में लिख देंगे कि प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया, अगर प्रेडिसेसर ने किया था उसने क्वालिफाइड ओपिनियन दी और डेट ऑफ ओपिनियन। लेकिन अगर मैटर अनरिजॉल्व है, ये कोई ऐसा मैटर है जो कि इस साल भी उसमें मिसस्टेटमेंट है, मैटर if matter is unresolved, right, if matter is unresolved, तो अगर मैटर अनरिजॉल्व है तो इस साल भी मॉडिफिकेशन होगी, मॉडिफाई करंट ईयर ओपिनियन, इस साल भी मॉडिफिकेशन होगी। लेकिन मॉडिफिकेशन में बड़ी ही दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस पे थोड़ा सा आपका फोकस चाहिए जी। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? इफ मैटर, ये जो मैटर है, इफ मटीरियल फॉर करंट ईयर, मटीरियल फॉर करंट ईयर, अगर ये मैटर करंट ईयर के लिए भी मटीरियल है, जरूरी नहीं कि ये मैटर करंट ईयर के लिए मटीरियल हो। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर एक डेटर की प्रोविजन पे डिस्प्यूट था, जब आपने उसको 5% प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1% एसेट का क्राइटेरिया देखा तो वो मटेरियल था, और आपने या प्रेडिसेसर ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दी। इस साल फिर उसी डेटर का इशू है, तो आपने देखा कि इस साल आपके वो 5% या 1% के क्राइटेरिया पे मटीरियलिटी लेवल को ब्रीच नहीं कर रहा, तो वो इमटीरियल हो जाएगा। अगर इस साल भी वो मटीरियलिटी लेवल को ब्रीच कर रहा है तो मटीरियल फॉर करंट ईयर है। अगर इस साल भी वो मटीरियल है, लास्ट ईयर भी वो मटीरियल था, मॉडिफाइड ओपिनियन आप दे रहे हैं, ओपिनियन आप मॉडिफाई कर रहे हैं। पहला सिनेरियो ये है कि इस साल मटीरियल है, सेकंड सिनेरियो ये है कि या तो वो इमटीरियल है या इररेलेवेंट है फॉर करंट ईयर, या मटीरियल है या इररेलेवेंट है, इमटीरियल है या इररेलेवेंट है करंट ईयर के लिए। तो पहला सिनेरियो मटीरियल है, अगर करंट ईयर के लिए मटीरियल है, अगर करंट ईयर के लिए मटीरियल है तो आप रेफर करेंगे, रेफर बोथ करंट पीरियड फिगर्स and corresponding figures in basis for modification पैरा। जब आप बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट करेंगे तो करंट ईयर की फिगर्स को भी रेफर करेंगे, प्रायर पीरियड फिगर्स को भी रेफर करेंगे। और दूसरे में डिफरेंस क्या है, अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी दिखाता हूं। सेकंड सिनेरियो में क्या डिफरेंस है, जहां पे इमटीरियल या इररेलेवेंट है करंट ईयर के लिए, नोट करें मॉडिफिकेशन आप फिर भी दे रहे हैं,
क्यों दे रहे हैं? कंपेरेबिलिटी की वजह से, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में मिसस्टेटमेंट है, कंपेरेबिलिटी की वजह से आप मॉडिफिकेशन दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आप डिस्क्राइब करेंगे बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा में। अगर क्वेश्चन है तो मैं इसके बाद लेता हूं, बस ये मुझे कंप्लीट करने दें। डिस्क्राइब्ड दैट ओपिनियन is modified due to effect in comparability। अब आप कंपेरेबिलिटी की वजह से मॉडिफिकेशन दे रहे हैं ऑफ करंट पीरियड, ऑफ करंट पीरियड फिगर्स, ठीक है जी, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। तो ये आप कहां डिस्क्राइब कर रहे हैं? बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा में। इसके लिए हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन 1, मैं इलस्ट्रेशन करवा लूं, फिर कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं। इसके लिए हम करेंगे इलस्ट्रेशन 2। नोट कर लें जल्दी से, फिर हम इलस्ट्रेशंस करते हैं। चलें जी, आए जी रिपोर्ट्स। इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाते हैं जी। दिस इज इलस्ट्रेशन 1। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रजीम है जी। इंपॉर्टेंट एरियाज हाईलाइट किए हुए, अदर देन लिस्टेड कंपनी है। प्रायर पीरियड, the auditor's report on prior period as previously issued include a qualified opinion. Matter giving rise to modification is unresolved. The effect or possible effect of the matter on current period figures are material and require modification to the auditor's opinion regarding current period figures. Right? तो प्रायर पीरियड में भी मॉडिफाइड ओपिनियन है, लेट्स से क्वालिफाइड ओपिनियन है, करंट ईयर में भी क्वालिफाइड ओपिनियन की जरूरत पड़ रही है। तो अब याद करें, मैंने कहा बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा में दोनों सालों की फिगर्स जो हैं उनको हम रेफर करेंगे। आए जी, अब मैं आपको बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा दिखाऊंगा। यहां पे वो पहले वाली बात इंटैक्ट है कि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को हम रेफर नहीं करेंगे। ओपिनियन सिर्फ करंट ईयर पे है, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को रेफर नहीं करेंगे, ओपिनियन सिर्फ करंट ईयर पे है। तो इस पैरा में कोई चेंज नहीं आएगा। बेसिस फॉर क्वालिफाइड पैरा देखें जी। एज डिस्कस्ड इन नोट एक्स to the financial statement, no depreciation has been provided in financial statement which constitute a departure from IFRS. This is the result of a decision taken by management at the start of preceding financial year. Prior period के start में ये decision लिया and caused us to qualify our audit opinion on the financial statement relating to that year. Based on the straight line method of depreciation and annual rate of 5% of the building and 20% of the equipment, the loss for the year should be increased by this amount in 20x1 and this amount in 20x0. We are referring the figures of both years. ठीक है? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन जब ड्राफ्ट करवाता है तो फिर वो ये चीजें देखेगा अगर इस तरह का केस ड्राफ्ट करवाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट should be reduced by accumulated depreciation of this amount in 20x1 and this amount in 20x0, and the accumulated losses should be increased by this amount in 20x1 and this amount in 20x0. Both years we are referring to the figures of both years. अब आते हैं जी हम एग्जाम्पल नंबर 2 में, फोकस कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 ये देखें जी। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रिजीम other than listed company, prior period include a qualified opinion, the matter giving rise to modification is unresolved,
द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर ऑन करंट पीरियड फिगर्स आर इमटेरियल but requires modification to the auditor's opinion because of the effect or possible effect of the unresolved matter on comparability of current period figures and the corresponding figures. अब हम किस लिए दे रहे हैं qualified opinion? Comparability की वजह से. तो करंट ईयर के लिए ये मैटर इमटेरियल है, राइट? अब आए देखते हैं जी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या डिफरेंस है. ये पैरा ओपिनियन पैरा चेंज नहीं होगा, इसमें सिर्फ हमने एक साल को ही रेफर करना है इन एनी केस. आए जी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन रीड करते हैं. बिकॉज वी वर अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 20x0, we were not able to observe counting of physical inventories at the beginning of that period or satisfy ourselves concerning those inventory quantities by alternative means. Since opening inventories affect determination of result of operations, we were unable to determine whether adjustment to the results of operations and opening retained earnings might be necessary for 20x0. Our audit opinion on the financial statement for the period ended 31st December 20x0 was modified accordingly. अब देखें जी, our opinion on the current period financial statement is also modified because of the possible effect of this matter on the comparability of the current period figures and corresponding figures. तो ये जो हाईलाइटेड बात है, ये आप बता रहे हैं कि हम कंपेरेबिलिटी की वजह से ये ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं. प्रॉब्लम 2020 में है, सिर्फ 2021 में मिसस्टेटमेंट नहीं है. कंपेरेबिलिटी की वजह से हम ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं जी. अब किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. अगर क्लियर है तो ठीक है. क्लियर? ये जी मिक्सचर है मेन पैराग्राफ एंड एप्लीकेशन पैराग्राफ. इस स्टैंडर्ड को जैसे मैं ये फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं आपने ऐसे ही याद करना है और पैराग्राफ्स आपने रीड कर लेने स्टैंडर्ड के जो बताऊंगा. ये कभी नहीं भूलेगा आपको. एग्जाम्पल ऑफ इररिलेवेंट मैटर अभी करवा दिए हमजा. आई होप आपका आंसर हो गया होगा क्वेश्चन का. देखिए इररिलेवेंट मैटर्स की और एग्जाम्पल क्या है कि आपका जो एरर है वो पिछले साल ही है. जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, इस दफा कर दी, तो ओपनिंग में ही सिर्फ एरर है ना, कंपैरेटिव में ही एरर है ना कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में. इलस्ट्रेशन 2 में क्या रिपीट करूं? इलस्ट्रेशन 2 मेरे ख्याल में मैंने एक एक वर्ड पढ़ दिया है. चलें दोबारा दिखा देते हैं. आप लोग ना फोकस लूज कर जाते हैं. ये देखें, ये इलस्ट्रेशन 2 है जी. इलस्ट्रेशन 2 में जो प्रॉब्लम है, जो मिसस्टेटमेंट है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में है. आपको ये नहीं समझ आता, आप सिर्फ डेप्रिसिएशन समझ लें. आप ये समझे 2020 में उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, 2021 में कर दी, तो कंपेरेबिलिटी का भी इशू आ गया ना. इस केस में तो शायद करंट ईयर की डेप्रिसिएशन में भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन हम ये कह देते कि करंट ईयर की उन्होंने ठीक चार्ज की, उन्होंने 2020 की रिवाइज्ड फिगर्स लेके कर दी, लेकिन 2020 में फिर भी उन्होंने डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट नहीं की हुई थी, राइट? तो ऐसा मैटर जो सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को इफेक्ट कर रहा है. जी मोहम्मद, आपका नाम पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा. आई थिंक मोहम्मद बिशारत. बिशारत क्लियर? चले जी, क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलें जी. ये मैंने आपको दो सिनेरियोस करवा दिए ऑडिट रिपोर्टिंग के. फर्स्ट सिनेरियो वाज सिंपल कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन है इन प्रायर पीरियड, नो मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट, हम सिंपल करंट ईयर पे ओपिनियन देंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, वही 700 वाली ओपिनियन है. दूसरा सिनेरियो था कि मॉडिफाइड ओपिनियन है इन प्रायर पीरियड. अब उसमें दो सिनेरियोस थे कि पहला सिनेरियो ये था मैटर रिजॉल्व हो गया, ठीक कर दिया उन्होंने सब कुछ, हम सिर्फ करंट ईयर पे रिपोर्ट करेंगे. और पहला सिनेरियो उसमें ये था. सेकंड सिनेरियो ये था कि मैटर इज अनरिजॉल्व्ड. अगर अनरिजॉल्व्ड है तो मॉडिफाइड ओपिनियन होगी. वो मैटर करंट ईयर के लिए मटेरियल हो सकता है,
तो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा में दोनों सालों को रेफर करेंगे, बोथ ईयर्स की फिगर्स को रेफर करेंगे। अगर वो मैटर करंट ईयर के लिए मटेरियल या इररेलेवेंट है, ठीक है, इररेलेवेंट की एग्जांपल मैं बता देता हूं कि लेट से आप लास्ट ईयर जो है, इस साल वो एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिस पे लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन ही सही चार्ज हुई हुई थी, ठीक है, सिर्फ कंपैरेटिव में आ रहा है करंट, और करंट ईयर वो डिस्पोज ऑफ हो गया, राइट, तो इररेलेवेंट हो गया। या कोई ऐसी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जो इस साल आप परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वो इररेलेवेंट हो गया। अगर इररेलेवेंट है तो आप सिंपल बता दें कि कंपेरेबिलिटी की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो रही है। अब मैं इसका सिनेरियो नंबर 3 आपसे डिस्कस कर रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में ही है हम। सिनेरियो नंबर 3 जी, अब यहां पे क्या होगा, ऑडिटर से जी गलती होगी। क्या गलती हुई, मटेरियल में स्टेटमेंट है जी प्रायर पीरियड में, मटेरियल में स्टेटमेंट इन प्रायर पीरियड but unmodified opinion issued, unmodified opinion issued, ठीक है जी, अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशूड। अब इसमें हमारे 3 सिनेरियोज होंगे जी। इसी केस में मैंने आपको, जब हम ऑडिट प्रोसीजर्स डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि पहली ऑप्शन हमारे पास प्रायोरिटी नंबर 1 क्या होती है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करवाने की कोशिश करते हैं। आप ऑडिटर हैं तो देखते हैं आप अमेंड कर सकते हैं ISA 560 अप्लाई करके, और अगर कोई और ऑडिटर था तो मैनेजमेंट को कहते हैं कि उसको रिक्वेस्ट करें, पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करें और उसको कहें कि वो आपको अमेंडेड ऑडिटर्स रिपोर्ट दे दे एज पर ISA 560 अप्लाई करके जी। पहला सिनेरियो है बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर। लेट्स से material misstatement in prior period but unmodified opinion issued by predecessor auditor। अगर predecessor auditor ने ये काम किया है, अगर हमने किया तो हम तो फिर सिंपल यही है ना कि 560 देखेंगे अप्लाई होता है या नहीं होता, नहीं तो रीस्टेटमेंट की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर predecessor auditor ने ये काम किया है तो we have a course of action। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है जी, हम कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट मैटर टू मैनेजमेंट। अब ऑडिटर ने, प्रेडिसेसर ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्यों इशू की होगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा ना ये एरर था, ये मिसस्टेटमेंट थी, अनडिटेक्टेड रह गई होगी। तो हमें इस साल पता चला तो हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट को, प्रायर, लेट्स से मैनेजमेंट प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड कर देती है। पहले ही हमारी प्रायोरिटी भी यही है, और लेट्स से मैनेजमेंट प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड कर देती है। जब प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड हो जाएंगी तो फिर हम देखेंगे कि प्रेडिसेसर ऑडिटर जो है, प्रेडिसेसर ऑडिटर इशू, प्रेडिसेसर ऑडिटर इशूड न्यू रिपोर्ट। फिर हम ये देखेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करेगी तो फिर प्रेडिसेसर ऑडिटर को कहेगी कि आओ अमेंडमेंट को वेरीफाई करो और हमें न्यू रिपोर्ट इशू करके दो। अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर न्यू रिपोर्ट इशू करेगा, अगर इसका आंसर यस है, इफ द आंसर इज यस, तो हम सिर्फ करंट ईयर पे रिपोर्ट देंगे। ऑडिटर शैल रिपोर्ट ऑन करंट पीरियड।
क्योंकि जो एरर था वो रिजॉल्व हो गया होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड हो गई होंगी, तो यही मतलब है ना इसका कि वो मैटर रिजॉल्व हो गया और नई रिपोर्ट भी आ गई। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ करंट पीरियड पे रिपोर्ट दे देंगे। अगर इसका आंसर नो है, अगर इसका आंसर नो है कि प्रेडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट इशू नहीं कर रहा, नहीं, वो कहता है कि जी बस जो मैंने दे दी रिपोर्ट दे दी, अब जो आप अमेंडमेंट करते रहें, जो मर्जी करते रहें, इट्स अप टू यू। तो हम क्या करेंगे, ऑडिटर shall include other matter para to describe that predecessor auditor reported on financial statement before amendment। हम अदर मैटर पैराग्राफ में लिखेंगे कि इसने अमेंडमेंट से पहले ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू की हुई है। तो अदर मैटर पैराग्राफ तो हम वैसे भी ऐड करते हैं ना, जब प्रेडिसेसर ऑडिटर ऑडिट करता है, कोई और प्रायर पीरियड ऑडिट किसी और ने किया होता है, तो उसी अदर मैटर पैराग्राफ में आप लिख देंगे कि जी प्रेडिसेसर ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दी है वो बिफोर अमेंडमेंट दी हुई है, राइट। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि देखिए मैनेजमेंट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इशू नहीं कर सकती ना जो ऑडिट ही नहीं हुई। नहीं, अब अमेंड कर ली मैनेजमेंट ने, अमेंडमेंट कर ली, प्रेडिसेसर ऑडिटर जो है उस अमेंडमेंट को वेरीफाई करके न्यू रिपोर्ट इशू नहीं कर रहा, तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है, उसके पास ऑप्शन है कि वो आपको, जो कि आप करंट ऑडिटर हैं, आपको कहे कि वो अमेंडमेंट आप वेरीफाई कर लें एज ए पार्ट ऑफ करंट ऑडिट। रिपीट कर रहा हूं, मैनेजमेंट आपको रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप अमेंडमेंट वेरीफाई कर लें एज ए पार्ट ऑफ करंट ऑडिट। सिर्फ अमेंडमेंट जो हमने की है वो आप वेरीफाई कर लें। अगर ऐसा सिनेरियो है, उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ ऑडिटर is engaged, if auditor is engaged to obtain sufficient appropriate audit evidence about amendment, तो फिर ऑडिटर ने एक पैरा इंक्लूड करना है अपनी रिपोर्ट में, इंक्लूड पैरा 12A, चले A12 है जी, 12, इंक्लूड पैरा 12 इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में हम एक पैरा इंक्लूड करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये अमेंडमेंट जो है इस पे सिर्फ हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया है और हमने इसको इस पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे प्रीवियस ईयर पे। आसिफ पूछ रहे हैं सर प्रैक्टिकली दिस सिचुएशन हैपन, इट कुड हैपन, लेकिन ये ज्यादा ये सिचुएशन होती है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले केस में, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग में भी हो सकती है। देखिए स्टैंडर्ड आपको ऑप्शन दे रहा है, प्रैक्टिकली देखी नहीं है, बट अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस आ सकती हैं तो यू हैव द कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है जी, मैं इसको सम अप कर रहा हूं इस केस को, फिर मैं आपको इसका पैरा 12 दिखाता हूं। पैरा A12 देखें, मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी प्रायर पीरियड में, अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू हो गई, प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ये सारा काम किया, आपने किया है तो आप ISA 560 अप्लाई करेंगे, अमेंडमेंट करवाएंगे। अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर ने किया है तो आप मैनेजमेंट को कहेंगे कि अमेंड करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रेडिसेसर ऑडिटर को इन्फॉर्म करके उससे न्यू रिपोर्ट लो। अगर वो रिपोर्ट न्यू दे देता है, मैटर रिजॉल्व हो गया, इशू खत्म हो गया, आप करंट पीरियड पे ओपिनियन दे देंगे। लेकिन अगर वो न्यू रिपोर्ट इशू नहीं करता तो आप अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करेंगे और उसमें लिखेंगे कि प्रेडिसेसर ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट दी है बिफोर अमेंडमेंट। और अगर आपको इंगेज किया जाएगा
कि आप उस अमेंडमेंट पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लें, तो आप अपनी रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे कि हमने इस अमेंडमेंट को सिर्फ इस पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ली है और इस साल पे हम किसी किस्म की ओपिनियन नहीं दे रहे। प्रीवियस ईयर की अमेंडमेंट है ना, प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो आप कहेंगे जी 2020 पे हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, लेकिन 2020 की ये जो अमेंडमेंट है नोट एक्स वाली, हमने सिर्फ इसी को वेरीफाई किया है। आइए अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। ये बारीक बातें हैं, इनको समझते जाएं, फिर आप कहेंगे स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये टेस्ट होती हैं। आए जी 12 पैरा A12, एक मिनट मैं जरा इसको जूम इन कर लूं। ये देखें जी, ये है जी पैरा A12। पैरा 12 जो है ना आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है। 560 में देखें वहां पे भी 12 था, पैरा 12 अप्लाई, पैरा 12 डू नॉट अप्लाई, यहाँ पे भी यही है। ये देखें, ये मैं थ्योरी नहीं पढ़ रहा ऊपर, ये आप खुद देख लीजिएगा। ये देखें, ये स्टेटमेंट है जी। स्टेटमेंट क्या है जी? एज ए पार्ट ऑफ ऑडिट ऑफ 20x2 financial statement, we also audited the adjustment described in note X that were applied to amend the 20x1 financial statements. In our opinion, such adjustments are appropriate and have been properly applied. We are not engaged to audit, review, or apply any procedures to 20x1 financial statement of the company other than with respect to the adjustments, and accordingly we do not express an opinion or any form of assurance on 20x1 financial statement taken as a whole. हम सिर्फ इस जो अमेंडमेंट है इसको वेरीफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी ये ठीक है, अप्रोप्रिएट है, प्रॉपरली अप्लाई की गई है, लेकिन हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे 20x1 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, हाशिम पूछ रहे हैं कहाँ इसको ऐड करना है, अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है जी, चलें वापस आते हैं, वापस आते हैं जी। 10:15 तक क्लास है जी। अगर किसी को लग रहा है कि क्लास को 5 मिनट्स रह गए हैं तो क्लास हमारी लेट स्टार्ट हुई थी जी। ये मैंने करा दिया जी, ये एरिया मैंने करा दिया। अच्छा, अब इसमें सेकंड सिनेरियो ये है कि मैनेजमेंट क्या करे या आप क्या सजेस्ट करें कि अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, अब सेकंड ऑप्शन ले ली जाए। कोई बात नहीं, आज ब्रेकलेस, ये आप इस एक उसके साथ जा रहे हैं, फ्लो के साथ, इसको कवर कर लेते हैं जी। सेकंड सिनेरियो इसमें ये है कि रीस्टेटमेंट की ऑप्शन ले ली जाए। रीस्टेटमेंट, चाहे आपने ऑडिट किया है, चाहे प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया है, सेकंड ऑप्शन ली जा रही है, मैनेजमेंट कह रही है जी अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, हम रीस्टेटमेंट कर देते हैं जी। तो वो क्या करते हैं जी, उन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर को, मैनेजमेंट ने कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स हैव बीन रीस्टेटेड। आपको पता है जी रीस्टेटमेंट एज पर IS 8 हो रही होगी, एक नोट होगा रीस्टेटमेंट का, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को एडजस्ट कर देंगे और रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटमेंट हो जाएगी। अगर रीस्टेटमेंट होगी तो फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करेंगे हम, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन प्लस एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। और एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में हम रीस्टेटमेंट के डिस्क्लोजर को एम्फसाइज करेंगे क्योंकि ये इंफॉर्मेशन फंडामेंटल होती है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। तो एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में हम लिखेंगे वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट एक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which explain that certain comparative information presented for the period of 20x1 पिछला साल has been restated, और एंड पे लिखेंगे our opinion is not modified in this respect।
तो एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देंगे और रीस्टेटमेंट के नोट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एम्फसाइज करेंगे। थर्ड सिनेरियो क्या है? मैनेजमेंट कहती है रीस्टेटमेंट भी नहीं है, अमेंडमेंट भी नहीं है, फिर क्या करेंगे जी? भाई रीस्टेटमेंट फंडामेंटल नहीं है यूजर्स के लिए। हमजा साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनको एक यूजर के पास 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं, शेयर होल्डर हैं आप, आपकी 5% शेयर होल्ड लेंगे, 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, उसमें बैलेंसेस और आ रहे हैं। 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पुरानी पड़ी हुई हैं, उसमें बैलेंसेस और आ रहे हैं। 2021 की जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं तो उसमें जो कंपैरेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में 2020 की फिगर्स है वो और आ रही हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि ये क्या मसला हो गया, ये क्या प्रॉब्लम हो गई? मेरे पास जो पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें बैलेंसेस और हैं, ये जो नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनमें डिफरेंट बैलेंसेस हैं। तो ऑडिटर आपको एम्फसाइज करवाएगा कि नोट नंबर 10 में चले जाओ, रीस्टेटमेंट हो गई है, रीस्टेटमेंट हो गई है, इसलिए ये फिगर्स चेंज हो गई 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चले जी, अगर मैनेजमेंट कहती है कि जी नो अमेंडमेंट या रीस्टेटमेंट, कि हमने अमेंडमेंट भी नहीं करनी, रीस्टेटमेंट भी नहीं करनी, तो अगर मैनेजमेंट रीस्टेटमेंट नहीं करेगी तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन क्या होगा जी? क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन ऑन करंट पीरियड modified with respect to corresponding figures, राइट जी। अब आप क्या करेंगे? करंट पीरियड पे क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे देंगे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और उस पर ओपिनियन अनमॉडिफाइड है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर जो है आपके कंपैरेटिव में एरर है, लेट से अगर करंट में एरर नहीं भी है तो कंपैरेटिव या कॉरेस्पॉन्डिंग में एरर है, मिसस्टेटमेंट है जो कि मटेरियल है, तो आप कंपेरेबिलिटी की वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, क्वालिफाइड या एडवर्स। जी इस एरिया को जरा देख लें जी, मैं आपको पैराग्राफ्स बता रहा हूं, पैराग्राफ्स पढ़ें और हमारी जो डिस्कशन है उससे लिंक करें, इसको देखें क्लियर होता है। मेन पैराग्राफ से सिर्फ देख लें। ऑडिट प्रोसीजर्स पैरा 7 से स्टार्ट करें जी, और ऑडिट रिपोर्टिंग कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स वाली सिर्फ आपने पढ़नी है, पैरा 14 तक, पैरा 14 तक। लेकिन यहाँ पे ये वाली डिस्कशन अभी आपको पैरा 14 में नजर नहीं आएगी। ये जो मैं स्टेरिक मार्क कर रहा हूँ, जितना मैंने आपको पैरास बताए हैं, ये वाला एरिया आपको वहां पे नजर नहीं आएगा। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? किसी ने अनम्यूट किया है? आदिल, या गलती से हो गया? चले, आई थिंक बाय मिस्टेक हो गया। रीडिंग करें प्लीज, पैरा ये अभी करनी है सब लोगों ने, मैं डिस्प्ले भी कर देता हूँ स्टैंडर्ड। अच्छा ये कुछ और डिस्प्ले हो गया, स्टैंडर्ड 710 ही हुआ है। रिपोर्ट चले 710 डिस्प्ले कर देता हूँ जी। जी ऑडिट प्रोसीजर्स
ये रीड करने हैं आपने। अच्छा ये मैंने वैसे करवा दी है, अगर आप इसको स्किप करना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, आप यहाँ से इसको रीडिंग करें। नहीं बल्कि मैंने इसको 510 में करवाया था। इसको रीड करें जी। ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट रिपोर्टिंग में ये कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर करें और अप टू दिस पॉइंट 14 तक। ठीक है, इसमें मैं एक डिस्कशन जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पे अभी नहीं होगी, इन पैराज में आपको नहीं मिलेगी, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमेंडमेंट वाली डिस्कशन। उसके पैराज आगे आएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन से पैराज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंडमेंट की जो हमारे पास ऑप्शन होती है। जल्दी से रीड करें, यू हैव 5 मिनट्स। और देखें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर ना हो रहा हो। भागना नहीं है किसी ने, अभी मैंने कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करवानी है, तो ये रीड करें पैरास। शाम पूछ रहे हैं सर 11A में मटेरियल वाला एलिमेंट आ गया और 11B में परवेसिव वाला एलिमेंट भी आ गया इन एडिशन टू इमटेरियल एलिमेंट। (11A, 11B). In other cases, explain the audit opinion has been modified because of the fact or possible effect of unresolved matter incomparability. ये परवेसिव वाली बात तो नहीं हो रही, मतलब ये मैटर जो है वो करंट ईयर के लिए इमटेरियल या इररिलेवेंट है, उसकी बात हो रही है। ठीक है जी, ये देखें, ये बात हो रही है करंट ईयर परवेसिव, ये ऊपर कवर है ना, देखें ये देखें, देखिए ये मटीरियलिटी जो है वो जनरल टर्म में यूज हो रही है ना,
यानी वो मटेरियल है तो मटेरियल के बाद परवेसिव भी हो सकता है। लेकिन देखें मेरी बात सुने, अगर ये क्वालिफाइड ओपिनियन है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है या एडवर्स ओपिनियन है, और मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन इज अनरिजॉल्व्ड, राइट, मैंने भी आपको ऐसे बताया है। तो करंट ईयर में मॉडिफाई करेंगे ना, मॉडिफाई का मतलब है ये तीनों में से कोई कुछ कर सकते हैं। रेफर करें करंट पीरियड फिगर्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स अगर ये मैटर इफेक्ट कर रहा है करंट पीरियड फिगर्स को भी, ठीक है, और ये मटेरियल है। तो ये मटेरियल जनरल टर्म्स में यूज हुआ है यहाँ पे। अगर परवेसिव होगा तो फिर करंट ईयर को आप वो कर रहे होंगे ना, एडवर्स कर रहे होंगे। इन अदर केसेस एक्सप्लेन कि आप मॉडिफिकेशन इसलिए दे रहे हैं जब करंट ईयर को इफेक्ट नहीं कर रहा होगा ना, फिर मोस्ट प्रोबेबली आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे होंगे। आप फिर एडवर्स नहीं दे सकते जब मैटर करंट ईयर को इफेक्ट ही नहीं कर रहा। कंपेरेबिलिटी की वजह से आप एडवर्स ओपिनियन नॉर्मली नहीं दे सकते अनलेस के पिछले साल एडवर्स थी और मल्टीपल आइटम्स ऑफ कंपेरेबल इंफॉर्मेशन जो है वो मिसस्टेटेड है, ठीक है। तो इसमें दोनों कवर्ड है, इसमें सारा एरिया कवर्ड है, एडवर्स भी और आपका परवेसिव भी और मटेरियल भी। पैरा 16, व्हाट इज पैरा 16? मैं तो कहा ही नहीं पैरा 16 पढ़ना है भाई, को किसने पूछा ये? मुदस्सर साहब ऐसे ना करें, पैरा 16 नहीं रीड करना, अभी हमने नहीं कवर किया। अच्छा इत्तिशाम, ओके। अहमद शिराज एक्सप्लेन पैरा 12। पैरा 12 क्या है जी? जी, if the auditor obtain audit evidence that material misstatement exists in prior period financial statement on which unmodified opinion has previously issued and the corresponding figure have not properly restated or appropriately disclosed, the auditor shall express qualified opinion, adverse opinion in the auditor's report on the current period financial statement। ये वाला पॉइंट है, ये बताया तो है आपको, ये देखें, ये लास्ट वाला पॉइंट, ये वाला, दिस वन, ठीक है जी। अगर मटेरियल में स्टेटमेंट है प्रायर पीरियड में लेकिन अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू हुई हुई है और इसको करंट ईयर में रीस्टेट नहीं किया जा रहा, तो आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन इशू करेंगे। इसका मतलब ये है, और कंपेरेबिलिटी की वजह से कर रहे होंगे। और बताएं जी, और बताएं, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन जी? सब लोगों ने रीडिंग कर ली है? चले मेरे ख्याल में आज फिर इधर ही इसको यहीं तक कवर करते हैं। कल इंशाल्लाह हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे और इस पे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं वो देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली करंट ईयर का जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये जो लास्ट अटेम्प्ट का है उसमें ISA 720 का असल में थोड़ा नॉलेज यूज हो रहा है, तो मैं उसको देख लूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ वो डिस्कस 80% तक वो क्वेश्चन डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, लेट्स कॉल द डे। ये मैं अभी कर देता हूँ जी, ये क्योंकि मैं घर से पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं मेरे लैपटॉप में मैं अभी कर देता हूँ। चलें जी, लेट्स कॉल द डे। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।